हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक फिजिक्स में क्लास 12 के लिए रहेगा, जो कि एक नए चैप्टर पे बेस्ड है। आज का चैप्टर रहेगा मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। तो इसमें कुछ एक मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बातों को हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद फर्दर आने वाले सेशंस में जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स जो रहेंगे, जैसे पैराडाई और फेरो, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इनकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो बेसिकली उसी क्रम में ज़रा मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंटों को हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको आप लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, स्मॉल एम से हम लोग लिखते थे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। लाइकवाइज जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वो Q/12 पे बेस्ड था। ये स्मॉल एम से बोला जाता है NIA, जैसा लिखते हैं। N नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, I जो करंट पास हो, और A जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो। तो N नंबर ऑफ टर्न्स है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। I एम्पियर में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में होता है। तो उस हिसाब से देखें तो इसका SI यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसको जूल पर सेकंड में भी हम लोग ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है, अगर डायमेंशनल फार्मूला देखें तो L स्क्वायर और A हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा पोल स्ट्रेंथ, यानी मैग्नेट के जो नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं उनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी अपनी ताकत क्या है। इसको हम Q और सफिक्स में स्मॉल m लगा के लिखेंगे, QM जैसा लिखेंगे। Q मल्टीप्लाइड बाई m नहीं, बल्कि Q सफिक्स में m लेके लिखेंगे। और इसका यूनिट रहेगा AM, यानी एम्पियर मीटर रहेगा। और पॉइंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो बेसिकली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से लिखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सफिक्स में H लगा के लिखेंगे, BH से। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जो है वो टेस्ला में मेजर करते आए हैं, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, या फिर टेस्ला में मेजर करते हुए हम लोग आए हैं, या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी उसका एक यूनिट है। तो हम इनमें से कोई भी यूनिट का इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर थोड़ा इंट्रोडक्टरी पॉइंट में आते हैं कि व्हाट इज़ अ मैग्नेट। तो आप मैग्नेट के बारे में आसानी से जानते हैं, समझते हैं कि मैग्नेट जो है वो है जो कि अट्रैक्ट कर सकता है मटेरियल्स लाइक, जैसे कि आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है। तो ऐसे मटेरियल जो इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के तौर तरीके दिखाए, यानी अपनी टेंडेंसी इनको अट्रैक्ट करने के लिए दिखाए। और अगर हम सस्पेंड कर लें फ्रीली अगर ऐसे सब्सटेंस को, तो वो नॉर्थ साउथ में रुके। तो ऐसी प्रॉपर्टी वाला जो मटेरियल होगा उसको हम मैग्नेट कहेंगे। और नेचुरली अकरिंग आयरन भी हैं, कुछ और ऐसे हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, अर्थ में डिग आउट करने पे निकलते हैं। तो मैग्नीशिया नामक प्लेस पे ये मिलने की वजह से, और आयरन का एक ऑक्साइड होता है, आयरन का ऑक्साइड जो होता है मैग्नेटाइट, जिसको हम लोग कहते हैं Fe3O4, उसमें ये क्वालिटी ज़्यादा दिखाई पड़ती है। और ये मैग्नीशिया माइनर में मिलने के इसके चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैग्नीशिया को देखते हुए, मैग्नेटाइट को भी ध्यान में रखते हुए, मैग्नेट जो है वो नेम ओरिजिन हुआ, यानी नाम मैग्नेट इसी वजह से पड़ा, जो कि एक नेचुरल मैग्नेट है। और वो कोई सब्सटेंस जो मैग्नेटिक मटेरियल के साथ में रब कर दिए जाएं तो उनमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आ जाती है मैग्नेट की। तो वो जान लो कि हम एक आर्टिफिशियल मैग्नेट कह सकते हैं कि ऐसे वो तैयार हो गया। और कोई भी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के आसपास में रख दिया जाए, जैसे कि एक पॉइंट नंबर 3 है अपने पास, अ सब्सटेंस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड आल्सो बिकम्स अ मैग्नेट, यानी कोई भी सब्सटेंस जो है वो सोलेनॉइड के करीब में रख दिया जाए जो कि मैग्नेटिक फील्ड वो अपनी प्रोड्यूस कर रही होगी। तो अगर इसके करीब में कोई सब्सटेंस रख दिया जाए, आयरन लाइक सब्सटेंस हो वो, लेकिन कोबाल्ट हो, आयरन हो, ऐसे वाले अगर सब्सटेंस को रख दिया जाए तो ये मैग्नेटिक नेचर दिखाने लगेगा। तो दिस मैग्नेट इज आल्सो एज नोन एज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। फिर उसके बाद आती है जनरली कि बार मैग्नेट, जैसा कि हम लोग लैब वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जो रेक्टेंगुलर पीस हैं जिनमें लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, ब्रेथ थोड़ी कम है, ऐसे जो मैग्नेट है रेक्टेंगुलर पीस, जो कि स्पेशली लैब में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। तो इसमें एक एंड इसका नॉर्थ फेसिंग होता है
उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और एक साउथ फेसिंग होता है उसको साउथ पोल बोला जाता है। उस पर एन और एस तभी लिख के छोड़ा जाता है। यानी अगर फ्रीली सस्पेंड करें ऐसे बार मैग्नेट को, तो जब उसकी थ्रेड वगैरह में जब ट्विस्ट ख़त्म होगा और जब वो रेस्ट में आएगा, तो एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ पोल ज़रूर रुकेगा। इस हिसाब से उसके पोल्स के नाम पड़े हैं नॉर्थ और साउथ। और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आप सभी जानते हैं कि ये मेन प्रॉपर्टी इसका जो है वो अट्रैक्शन के बजाय मेन प्रॉपर्टी आप इसका रिपल्सन अगर देखें तो ज़्यादा बेटर है। वजह, अट्रैक्ट तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी कर सकता है, और अट्रैक्ट एक मैग्नेट जो है आयरन के पीस को भी कर सकता है। लेकिन कोई भी हमारे पास जो चीज़ मौजूद है कि वो मैग्नेट है या आयरन का पीस है, ये हम कैसे डिसाइड करें? तो इसके लिए श्योर टेस्ट जो है वो अट्रैक्शन ना होकर रिपल्सन इज़ द श्योर टेस्ट हम लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिपेल वाली बात जो है वो तो दो मैग्नेट के बीच ही लागू है, अट्रैक्शन वाली बात कॉमन है। अट्रैक्ट दो मैग्नेट भी कर सकते हैं, और अट्रैक्ट एक मैग्नेट और एक आयरन का पीस भी आपस में कर सकता है। लेकिन रिपल्सन की बात आए तो रिपेल सिर्फ और सिर्फ दो मैग्नेट ही कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी आयरन लाइक ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखना चाहते हैं कि वो मैग्नेट है या नहीं, तो हम उसके नॉर्थ और साउथ दोनों हिस्सों को जो है अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट के साथ अगर हम मैचिंग में ले आते हैं, तो हम पाते हैं कि अगर एक तरफ वाला हिस्सा जो है अट्रैक्ट कर रहा था लेकिन दूसरे तरफ वाला हिस्सा अगर रिपल कर रहा था, तो ये श्योर टेस्ट हो गया कि हमारे पीस हाथ में जो पीस है वो एक मैग्नेट का ही पीस है। अगर वो आयरन का पीस होता तो मैग्नेट के किसी भी हिस्से की तरफ हम लाए होते तो वो अट्रैक्ट ही करता है। यानी रिपल्सन इज़ द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म आप कह सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ बार मैग्नेट की वो तो आप जान ही सकते हैं कि यानी अगर लाइक पोल हैं वो रिपल करेंगे और अनलाइक पोल हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन की बात अगर हम करें तो आप जानते हैं कि आयरन, निकल, कोबाल्ट ऐसी चीज़ों को मैग्नेट जो है स्टील वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट, यानी अलाइनमेंट की भी प्रॉपर्टी मैग्नेट में पाई जाती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम मैग्नेट को अगर हम एक धागे से बांध दें और फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दें, जब ये रुकेगा, धागे का ट्विस्ट जब ख़त्म होगा, जब ये रुकेगा, तो ये एक नॉर्थ फेसिंग होगा और एक ये साउथ फेसिंग होगा। इसी को हम कह सकते हैं कि ये अपने को अलाइन करता है, किधर, नॉर्थ और साउथ की तरफ अलाइन करता है। जब ये फ्रीली सस्पेंडेड करा जाता है तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट। देन द थर्ड पॉइंट इज लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, और अनलाइक पोल जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। और फोर्थ वन इज द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी जो पोल हैं वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। यानी यूनिपोल की कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है फॉर अ मैग्नेट। यानी अगर हम एक मैग्नेट को दो पार्ट में ब्रेक कर दें तो भी जो हमारे पास जो दोनों पीस होंगे वो सेपरेट एक कंप्लीट मैग्नेट जैसे होंगे। यानी उन दोनों पीसों में अपना एक नॉर्थ होगा, अपना एक साउथ होगा, पहले पीस में भी और दूसरे पीस में भी। फर्दर अगर उसको और हम छोटे पार्ट में बांटें तो फिर से हमारे पास जो तैयार होगा वो नया एक मैग्नेट तैयार हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नेट में जो है यूनिपोल की कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, यानी क्या सिंगल पोल पॉसिबल है, तो हमें कहना पड़ेगा कि मैग्नेट में जो है वो सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम मैग्नेट को और छोटे पार्ट में बांटते जाएं और छोटे पार्ट में बांटते जाएं और उसको एक एटम के भी साइज का ले लें, तो अभी भी कहेंगे उसमें अभी भी दोनों ही पोल मौजूद हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। यानी बेसिकली देखा जाए तो इसका फंडामेंटल पीस या फंडामेंटल पार्ट क्या हुआ जाके, तो हम कहेंगे कि इसको हम एक बड़े पीस से अगर हम एटम तक भी ले गए और इसमें हम दोनों पोल की बात करते हैं तो और ज़रा फंडामेंटल तक जाए तो और फंडामेंटल में हम इलेक्ट्रॉन तक भी जाके बात कह सकते हैं। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कंसीडर करें तो जो पोलैरिटी रूल है यानी नॉर्थ और साउथ को डिसाइड कराने का जो पोलैरिटी रूल है वो ये कहता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो सामने वाला नॉर्थ पोल होगा। और शीशे के पीछे, यानी अगर हम अपनी कॉपी पे भी अगर ये करके देखें, थोड़ा हार्ड हैंड से, थोड़े भारी हाथ से थोड़ा एक
पेन से जो है सर्कल बनाए एक एंटी क्लॉकवाइज एरो देके, और उस पेज को थोड़ा टर्न करके दूसरी साइड से देखें तो लगेगा कि दूसरी साइड से कि जो हमने एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाया है तो दूसरी साइड से वो क्लॉकवाइज लगेगा। चाहे आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी केबिन या विंडो जिस पे कि ग्लास लगा हुआ होता है जो ट्रांसपेरेंट है आर पार देखने का, मान लो कि आप विंडो के दूसरी साइड खड़े हैं और अगर उधर आप कोई मार्क या निशान बना दें एंटी क्लॉकवाइज, तो विंडो के उधर जाके अगर देखें तो वही बाहर से अगर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो अंदर से वही क्लॉकवाइज लगने लगेगा। यही यहाँ तक कि हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी कह सकते हैं। यानी अगर कोई करंट भी पास हो रही किसी चार्ज की वजह से, तो अगर फ्रंट का हिस्सा क्लॉकवाइज बता रहा है यानी साउथ पोल, तो बैक का हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज बताएगा यानी नॉर्थ पोल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तक पे भी दोनों ही पोल लागू हैं, यूनिपोल की कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है। यानी मैग्नेट को हम कितना भी छोटा क्यों ना कर दें, कि इलेक्ट्रॉन के साइज का क्यों ना कर लें, बट मैग्नेट के सिंगल पोल की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। फिर मैग्नेटिक फील्ड यानी किसी मैग्नेट के अराउंड में वो स्पेस, वो रीजन, वो आसपास का क्षेत्र जहाँ तक कि इसका इफेक्ट कंसीडर किया जा सके, यानी जहाँ के आसपास तक अगर हम कोई मैग्नेटिक निडल लाते हैं तो वो अपने नेचुरल नॉर्थ साउथ में ना रुक के इस मैग्नेट की फील्ड की वजह से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक रही होगी। तो ऐसा जो मैग्नेट के आसपास का स्पेस होगा उसको हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली जैसा कि यहाँ इक्वल स्पेसिंग के पैरेलल लाइन दिखाई गई हैं, आप ऐसे समझ लें कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो उनके बीच में जो है स्पेसिंग क्या होगी, मैग्नेटिक लाइनों के बीच में स्पेसिंग इक्वल होगी, तो कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कहेंगे वो अनइक्वल स्पेसिंग की होगी, कहीं कम स्पेस कहीं ज़्यादा। अच्छा, कम और ज़्यादा में एक बात लेकिन है कि जहाँ पे मैग्नेटिक लाइनें ज़्यादा करीब करीब होती हैं तो कहेंगे यहाँ पे ज़्यादा डेंस है मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा डेंस है मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक लाइनें ज़्यादा कम क्लोज़र टू ईच अदर, यानी जहाँ ज़्यादा एक दूसरे के करीब में लाइनें होती हैं, कहते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली अदर पॉइंटों के, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का अगर पैटर्न अगर बनाए हम लोग तो हम पाते हैं कि एक जो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न निकलता है, ठीक वैसे पैटर्न अगर सोलोनॉइड के लिए देखा जाए तो ठीक वैसे ही पैटर्न हमें मिलता है। तो बेसिकली आप इन पॉइंटों को थोड़ा रीड आउट करें, देखें, और अगले सेशन में जो है हम कुछ और पॉइंटों को लेके हम आप लोगों के बीच में डिस्कशन करेंगे। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप जो है हमारे कांटेक्ट में रह सकें और टाइम टू टाइम जो न्यू इन्फॉर्मेशन हम आप तक शेयर करते हैं वो आप तक पहुंचती रह पाए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।